बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर। कंप्लीट टेक्सोनॉमी की बात करेंगे हम। और इसके दो टाइप, इसके मतलब हम दो स्टेप में इस पूरी टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम नीट लेवल की, मतलब जो ट्वेल्थ के अंदर तक जो चीज़ें आती है वो। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूजीसी लेवल की। तो जो बच्चे कॉलेज के अंदर हैं उनको तो दोनों ही पढ़ने हैं। और जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं, जो इलेवंथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन इलेवंथ के अंदर आया हुआ है कि वो उनके नीट में आएगा, तो वहाँ उनको जो है वो ट्वेल्थ लेवल तक की टेक्सोनॉमी को समझना है। हालांकि वो जिज्ञासा के कारण यूजीसी लेवल की देख सकते हैं, लेकिन काम उनके जो है वो ट्वेल्थ लेवल तक ही आएगी। तो पहले हम जो लेंगे वो लेंगे हम ट्वेल्थ लेवल तक की टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ट्वेल्थ लेवल जो है, या नीट लेवल जिसको बोल सकते हैं आप, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एकदम से, ठीक है। तो आपको भी एक एक चीज को जो है वो सीक्वेंस वाइज ही दिमाग में रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी है क्या वास्तव में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बायोलॉजी, और मैं आपको कह देता हूँ कि देखो ये बिल्कुल एज इट इज जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आपको पूरे टेक्सोनॉमी के नोट्स जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो मैं बिल्कुल नोट्स के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। अब बायोलॉजी जो है वो वास्तव में क्या होता है, देखो दो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड जिसको बोलते हैं हम बायोज, बायोज हो जाएगा। और दूसरा वर्ड जो है वो है लॉगी, ठीक है। बायोस का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, किसी भी जीवित जीव की स्टडी जो है उसी को हम बोलेंगे बायोलॉजी, ठीक है। ये तो बिल्कुल से सिंपल सी एक टर्म हो जाएगी बायोलॉजी। अब फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, तो फादर ऑफ बायोलॉजी वो है आपके एरिस्टोटल, ठीक है, जिसको आप अरस्तु बोलते हो हिंदी के अंदर। तो अरस्तु हो जाता है जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है, जो बायोलॉजी टर्म है, वो किसने दी थी। तो देखिए बायोलॉजी टर्म देने वाला कौन था, बायोलॉजी टर्म, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन दोनों ने बायोलॉजी की टर्म दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। और इस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इससे न जाने कितने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है, अरस्तु है। और बायोलॉजी का शब्द जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अब बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब जीवों का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो मुख्य रूप से हम दो ब्रांच पढ़ते हैं इसके अंदर। एक पढ़ते हैं जूलॉजी, और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर देखो, जू का मतलब होता है जून, जो एनिमल्स का मतलब होता है। और बॉटनी जो है वो बोटाने से बना है, ठीक है, जो कैटल या ग्रेजिंग जो है उससे मिलकर बना था। तो हमको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको तो बस समझना है कि जूलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल की स्टडी करेंगे, ठीक है। और बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट की। अब फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी वही है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, मतलब एरिस्टोटल। तो अरस्तु ही क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ जूलॉजी। और प्लांट जो है, फादर ऑफ बॉटनी जो है, उनके बारे में बताने वाला जो सबसे पहले काम किया था वो किया था थियोफ्रेस्टस ने। तो थियोफ्रेस्टस ये हो जाएंगे फादर ऑफ बॉटनी। तो देखो यहाँ पर एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, लेमार्क, ट्रेविरेनस, ये सारे नाम आ रहे हैं। इन नामों को दिमाग में रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी, इसको हिंदी में वर्गीकी बोलते हैं, वर्गीकी। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सी जो डेफिनेशन होती है अगर आप देखें इसको, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन
फिर उसके बाद में उसको उसका नामकरण करना, मतलब नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और नामकरण के बाद में उसको क्लासिफाई कर देना, तो क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम ये 3 क्राइटेरिया पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब ये जो चीज है टेक्सोनॉमी, इसके बारे में सबसे पहली बार अगर किसी ने बताया था, तो मतलब इस वर्ड को जो दिया था, इस टर्म को देने का काम किसने किया था, तो वो थे एपीडे कैंडोले। ए पी डे कैंडोले, ठीक है। इनकी बुक लिखी थी इन्होंने, एक बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। और इस बुक के अंदर इन्होंने, एपीडे कैंडोले ने सबसे पहले एक टर्म दी जिसका नाम हम आज बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्लियर? उन्होंने बताया था टेक्सोनॉमी। इस टेक्सोनॉमी की जो हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर करना उसका, और फिर उसको किसी वर्ग में, किसी समूह में, किसी क्लास के अंदर क्लासिफाई करना। ये डेफिनेशन देने का काम किया था जिसको बोलते हैं हम कैरोलस लीनियस, उन्होंने। तो टेक्सोनॉमी के फादर जो है, फादर ऑफ कैरोलस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर कौन है, तो हम बोलेंगे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ये हो जाएंगे टेक्सोनॉमी के फादर, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। फिर एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम, देखिए उस टर्म का नाम मैं लिख देता हूं, सिस्टमैटिक्स। क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो देखो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करने के बाद में अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक स्टडी भी कर ली है, तो आपको प्लस क्या करना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना है किसी ऑर्गेनिज्म का, नोमेनक्लेचर करना है उसका, उसको क्लासिफाई करना है, और उसके अंदर उसको उसकी फाइलोजेनिक स्टडी भी करनी है। तो मतलब आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रहे हो। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक्स बोलेंगे। और ये सिस्टमेटिक्स टर्म जो दी थी, वो भी किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने ही दी थी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। सबसे पहले डेफिनेशन देने का काम उन्होंने किया था। सिस्टमेटिक्स जो है उसको बताने का काम उन्होंने किया था। सिस्टमेटिक जो टर्म है वो भी कैरोलस लिनियस ने दी थी, ये याद रखना है। इसके बाद में जो चीज याद रखनी है वो क्या है, एक और नई टर्म जिसको बोलते हैं हम न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स। और न्यू सिस्टमेटिक्स जो है इसी को हम बायो सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायो सिस्टमेटिक्स। और बायो सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो आप बोलेंगे यहाँ पर बायो सिस्टमेटिक्स वर्ड को देने का काम जूलियन हक्सले ने किया था। किसने किया था? जूलियन हक्सले। तो तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक्स कहा था, इसी को हम बायो सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। तो कौन सा साइंटिस्ट था वो, तो जूलियन हक्सले। ओके, आगे देखो बात क्या कर रहे हैं हम, कि जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, जैसे भी आपने कहा, देखो कि टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको उसका नोमेनक्लेचर करना, उसको क्लासिफाई करना, ये सब पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या आता है इसके अंदर, कि भाई पहचान करने के सबसे पहला काम करोगे आप, उसको नाम दोगे, तो नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, पहली बार जिसने इसका इस्तेमाल किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, वो पहली बार जो जिसने शब्द दिया था वो तो था आपके गैस्पर्ड बोहेन।
क्या हो जाएगा, गैस्पर्ड बोहेन। ये साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना है कि गैस्पर्ड बोहेन वो साइंटिस्ट है जिसने पहली दफे कौन सा वर्ड दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था, तो फिर से आपके कौन आ जाएंगे, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है जिसको किसने लिखा था, कैरोलस लीनियस ने, और उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो टर्म तो किसने दी थी, गैस्पर्ड बोहेन ने टर्म दी थी, ध्यान रखना, लेकिन एक्सप्लेनेशन का काम किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। तो देखो भरमार आ रही है बहुत सारे साइंटिस्ट की, नाम बहुत सारे आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, और इसी कंफ्यूजन का इस्तेमाल जो है वो एग्जाम में होता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो कौन कौन से साइंटिस्ट है। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप बोलोगे एरिस्टोटल है। फिर टर्म किसने दी बायोलॉजी की, तो आप कहोगे लैमार्क और ट्रेवियस ने दी। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फिर टेक्सोनॉमी, तो एपिडेकेंडल ने तो टर्म दी थी। फिर टेक्सोनॉमी का फादर कैरोलस लीनियस। फिर सिस्टमेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। और न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसने दी थी, तो वो जूलियन हक्सले। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की टर्म किसने दी थी, वो गैस्पर्ड बोहेन है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किसने किया था, तो वो है आपके कैरोलस लीनियस। तो देखो बहुत सारी साइंटिस्ट और एक ही नाम के पीछे भी जो है वो एक्सप्लेनेशन और डिस्कवरी वाला मामला अलग अलग है। तो उसको चीज को आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम ऑफ नेचुरी के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कि सिस्टम ऑफ नेचुरी जो है उस बुक के अंदर जो 10th एडिशन था, और ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ रखी है कि 10th एडिशन के अंदर कैरोलस लीनियस ने जो है वो किसको एक्सप्लेन किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, किसको एक्सप्लेन किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो ये जितनी भी जानकारियां है वो क्या है, बिल्कुल बेसिक, मतलब हम बिल्कुल स्टार्टिंग ने पहली बार जो है वो टेक्सोनॉमी वर्ड सुना है, और वो अगर चाहता है कि मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से इसको डिटेल में पढूं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो सफिशियंट है। और मान के चलो कि इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से दिखने वाला नहीं है। अब हम वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे, टेक्सोनॉमी पे ही। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है सबसे पहले कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो टेक्सोनॉमी की टर्म किसने दी थी, ठीक है, तो एपिडे कैंडोलिन है। और टेक्सोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सिस्टमेटिक्स कि जो सिस्टमेटिक्स है उसका मतलब क्या होता है। तो सिस्टमेटिक जो है इसके बारे में किसने बताया था, टर्म दी थी, किसने दी थी, आपके कैरोलस लीनियस ने। और जिसको आप न्यू सिस्टमेटिक्स बोलते हो वो दिया था किसने, जूलियन हक्सले ने। फिर आपने पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, केवल अभी पढ़ा नहीं है, हम केवल अभी डिटेल में जाना बाकी है, हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो टर्म जो है वो तो दी थी आपके गैस्पर्ड बोहेन ने, और डिटेल में समझाया था कैरोलस लीनियस ने। अब वापस से बात करते हैं कि टेक्सोनॉमी के अंदर यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, सीधा क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी की यूनिट बताइए। तो आपको बोलना है टेक्सोनॉमी की यूनिट होती है टेक्सॉन। और अगर आपको टेक्सॉन ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप वहां पर अगर रैंक वर्ड देखते हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हो। तो यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो होती है टेक्सॉन या फिर रैंक। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है टेक्सोनॉमी की, स्मॉलेस्ट यूनिट, इस पर भी क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, तो वो होती है स्पीसीज। हालांकि स्पीसीज के नीचे भी बहुत सारी क्लासे क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो आपको दिमाग में रखना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टेक्सोनॉमी की। फिर देखिए स्पीसीज जो वर्ड है या स्पीसीज जो टर्म है वो किसने दी थी। तो स्पीसीज टर्म देने का काम सबसे पहले किया था जॉन रे ने।
जॉन रे वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जाति शब्द के बारे में बताया था, ठीक है, और एक कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट का नाम है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये देने का काम किया था मेयर ने। तो दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, ध्यान रखना। जॉन रे के बारे में पूछते हैं, अगर स्पीसीज की टर्म के बारे में पूछते हैं तब तो आपको बताना है जॉन रे। और अगर आपसे पूछते हैं कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने बताई थी, तो वो था मेयर, ठीक है। अब देखो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, भावना एक ही है लेकिन डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो जॉन रे ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो अपने जैसी स्पीसीज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या अपनी जैसी प्रोजेनी जो है वो बनाता है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है एक ही जैसे क्या, प्रोजेनी, सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग बोल दो आप, है ना, अपने जैसे समान संतति जो है वो बना रहा है, सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी बना रहा है। तो वो डेफिनेशन जो है वो किसने बोली थी? जॉन मेयर ने, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो अपने जैसा प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करे, उसको स्पीसीज कहेंगे। ये डेफिनेशन किसकी है? जॉन रे की। मेयर ने इस डेफिनेशन में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज किया। मेयर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मेयर ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप है किसी ऑर्गेनिज्म का, और ये क्या कर रहा है? आइसोलेट है। एक तो ये दिमाग में रखना, आइसोलेट। और किससे आइसोलेट है? आइसोलेट फ्रॉम अनदर ग्रुप, अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी दूसरे टाइप का जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उससे बिल्कुल आइसोलेट हो रखा है, वो अलग है। और अलग किस प्रकार से है? तो आप कहोगे कि ये आइसोलेशन जो हो रखा है, वो आइसोलेशन का बेस क्या है? वो है रिप्रोडक्शन। कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, मतलब आपस में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। मतलब दो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, तो एक ग्रुप के मेंबर किसी दूसरे ग्रुप से किस तरीके से अलग हो रखे हैं? तो एक तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वापस से वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे का जो जीन पूल होता है, जीन पूल, उसको भी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आइसोलेशन किसका है? जीन पूल का और रिप्रोडक्शन का। इससे क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये अपना जीन पूल सिक्योर करेगा, और ये वाला जो है वो अपना जीन पूल क्या करेगा? सिक्योर करेगा। और जीन पूल जो है उसकी शेयरिंग, उसको शेयर जो है वो किसमें करेगा? अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर। मतलब जो कैरेक्टर इस ग्रुप में होंगे, जो भी कैरेक्टर इस वाले ग्रुप के अंदर होंगे, वो ही कैरेक्टर जो है वो आगे वाली ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। और जो कैरेक्टर इस वाले ग्रुप में होंगे वही अपनी आगे वाली ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो जीन पूल है, ये वाला जीन पूल और ये वाला जीन पूल दोनों आपस में क्या नहीं कर रहे? आपस में जो है वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये आइसोलेट है। तो आपको आइसोलेशन का बेस दिमाग में रखना है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू आइसोलेट है वो, और जीन पूल शेयरिंग के लिए वो आइसोलेट है। तो ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो, अपने जीन पूल को शेयर नहीं करता हो, और जीन पूल की शेयरिंग केवल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग में ही होती हो, ठीक है, उस टाइप उस पूरी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। तो ये चीज जो है वो मेयर ने बताई थी। और नॉर्मल जो बोलते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो प्रोड्यूस करके अपने जैसी प्रोजेनी बनाता है, उसको स्पीसीज कहते हैं। तो वो चीज जो है वो जॉन रे ने बताई थी। तो आपको दो अलग अलग टाइप की डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में लिखी हुई देखने को मिल सकती है। तो जहां पर आप ये देख लो कि अपने जैसे प्रोजेनी बना रहा है रिप्रोडक्शन करके, तो वो जॉन रे की डेफिनेशन है। और जहां आप आइसोलेशन का वर्ड का इस्तेमाल सुनते हो तो वो जो है वो मेयर की डेफिनेशन है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसी टेक्सोनॉमी के अंदर थोड़ा सा। अभी हालांकि स्पेसिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं
कि स्पीशीज पढ़ रहे हैं तो स्पीसिएशन क्या होता है, व्हाट इज स्पीसिएशन। ठीक है, स्पीसिएशन की बात करें हम तो उसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। किसी भी नई जाति को बनाना ही क्या है, या किसी नई जाति का उद्भव होना, उसका विकास होना ही क्या कहलाता है, स्पीसिएशन, जाति उद्भवन कहलाता है। हिंदी में हम स्पीसिएशन को जाति उद्भवन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाति उद्भवन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। किस तरीके से होती है ये, देखिए स्पीसिएशन जो है वो बड़े तौर पर तो दो भागों में बांटा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, एक बोलेंगे हम उसको सिंपैट्रिक स्पीसिएशन, एक तो क्या होता है सिंपैट्रिक स्पीसिएशन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। अब दोनों को समझना है कि सिंपैट्रिक स्पीसिएशन और एलोपैट्रिक स्पीसिएशन का मतलब क्या है। देखो सिंपैट्रिक स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है कि मैं एक यहाँ पर एक आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया बना देता हूँ, ये मैंने एक एरिया बनाया, ठीक है, और इस एरिया के अंदर आप मानो कि ये यहाँ पर एक कोई स्पीसीज है, ये ठीक है, ग्रुप है किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्पीसीज का। अब क्या हुआ, कुछ समय गुजरने के बाद में ये जो है उनसे जो है वो एक अलग टाइप की स्पीसीज देखने को मिली, इस तरीके की, ठीक है, माना ये कोई ए स्पीसीज थी, तो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ टाइम गुजरा और उसने देखा कि एक नई स्पीसीज बन रही है, वो है बी स्पीसीज, ठीक है, और उसी तरीके से उसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर उसने एक और स्पीसीज को बनते हुए देखा, एक और ग्रुप जो है वो बन गया है, उसको बोला उन्होंने सी स्पीसीज। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये बी और ये सी, क्या ये दोनों जो है वो आपस में कोई कनेक्शन है उसका, तो आप कहोगे कि नहीं कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी उसकी ओरिजिन देखें तो ओरिजिन जो है वो एक ही से हुई है, वो ओरिजिन जो है वो तो ए से हुई है, लेकिन ए से जो है वो बी भी बना है और ए से सी भी बना है, तो बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग ग्रुप हो गए हैं। तो हम कह रहे हैं कि ए से बी की उत्पत्ति भी हुई है और ए से सी की उत्पत्ति भी हुई है, लेकिन बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिंपैट्रिक स्पीसिएशन। तो सिंपैट्रिक स्पीसिएशन का मतलब क्या है कि अगर आप सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो पहले किसी अलग टाइप की स्पीसीज को बनाएगा और उसके पहले जो है वो उसने और किसी दूसरे टाइप की स्पीसीज को बनाया हुआ होता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लेकर देख लिया बी और सी, तो इन बी और सी में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, सेम। तो हम कह रहे हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम है, और ये जब सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन आती है तो आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखना है सिंपैट्रिक स्पीसिएशन का। बस यही चीज है कि सिंपैट्रिक का मतलब है उसी ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग टाइप के ग्रुप इवॉल्व हो गए हैं, और एलोपैट्रिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो चेंज हो गई, जैसे हमने यहाँ पर ये एक ज्योग्राफिकल कंडीशन बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत समय गुजरने के साथ में यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म रहता था इस तरीके से, ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ये कोई ए ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है। और क्या हो गया, यहाँ पर एक बैरियर बन गया, हो सकता है कोई पहाड़ या कोई नदी या नाला या इस तरीके से जो है वो ऐसी एक ज्योग्राफी जो है वो स्प्लिट होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। और ये जो ए मेंबर थे ये आपस में पहले एक साथ रहते थे, लेकिन अब जो है वो एक बैरियर बन जाने की वजह से क्या बन गया है, ये एक बैरियर, इसकी वजह से वो अब आपस में नहीं मिल पा रहे। तो जब वो नहीं मिल पाएंगे और बहुत सारे साल गुजर जाएंगे, तो साल गुजरने के बाद में क्या होगा कि इस ए से जो है वो हमको एक अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी बी, और इस वाले ए से हमको एक अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी, उसको बोल रहे हैं हम सी। तो ये जो बी और सी है ये बने तो ए से ही है, लेकिन यहाँ क्या बन गया था, बैरियर बन गया था। जबकि यहाँ देखो इस वाले एरिया के अंदर सिंपैट्रिक स्पीसिएशन में ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, सेम थी।
तो हम कह रहे हैं कि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट, बैरियर बन जाने की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पीसीएशन। अभी केवल इतना ही समझना है, डेफिनेशन समझनी है, डिटेल के अंदर हम बाद में बात करेंगे। तो सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन और एलोपेट्रिक स्पीसीएशन का मतलब क्या है, अगर सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपको कोई अलग अलग टाइप की स्पीसीज के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं तो वो सिम्पेट्रिक है, और ज्योग्राफिकल कंडीशन के अंदर कोई बैरियर बन गया और बैरियर बन जाने के बाद में आपको अलग अलग टाइप की स्पीसीज देखने को मिल रही है तो उसको बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पीसीएशन। तो एक तो क्या है स्पीसीएशन के अंदर, स्पीसीएशन, इसमें एक हमने क्या पढ़ा, सिम्पेट्रिक, सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन। फिर सेकंड क्या पढ़ा हमने अभी, एलोपेट्रिक। और एक थर्ड भी जो होता है उसको बोलते हैं हम पैरापेट्रिक, पैरापेट्रिक स्पीसीएशन। ठीक है, तो ये सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक तो आपको पता है। पैरापेट्रिक में क्या होता है कि सोचिए यहाँ पर एक ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ कोई मेंबर रहता था और वो पूरा का पूरा मेंबर जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है और उसने एक नई स्पीसीज बना ली है। क्योंकि हालांकि यहाँ कह रहे हैं कि अपन पहले कोई ये पूरा ग्रुप जो था वो अलग था और उसके अंदर ही कुछ ऐसे इवोल्यूशन हो गया है जिसने एक नया ग्रुप बना दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरापेट्रिक। और ये जो ग्रुप है ये वास्तव में एक नई स्पीसीज नहीं है, ये सब स्पीसीज है। तो पैरापेट्रिक के अंदर किसके फॉर्मेशन होती है, सब स्पीसीज का ही फॉर्मेशन हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल पॉपुलेशन थी पहले, ठीक है, और उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसे चेंज आए जिससे क्या बन गया, यहाँ पर एक सब पॉपुलेशन की फॉर्मेशन हो गई। तो सब पॉपुलेशन जो है वो किस में बन रही है, तो आप कहेंगे पैरापेट्रिक के अंदर बन रही है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो स्पीशीएशन के 3 टाइप अभी दिमाग में रखो आप, क्योंकि हम जो है वो अभी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी का। ये जो क्लास है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, स्पीसीज के अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम सिबलिंग स्पीसीज, और ये इस पे जो है वो नीट में क्वेश्चन आ रखा है, सिबलिंग स्पीसीज। अब ये डेफिनेशन नहीं पूछी थी नीट के अंदर, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया था। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। देखो, ऐसी कोई भी 2 स्पीसीज होगी जिनके अंदर इंडिविजुअल जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन जेनेटिकली क्या हो, डिसिमिलर हो। तो मैंने यहां पर कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो जेनेटिकली तो क्या हो, जेनेटिकली जो है वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिसिमिलरिटी होनी चाहिए, डिसिमिलरिटी। और दिखने में मॉर्फोलॉजिकली वो एक जैसे दिखते हो, वो सिमिलर हो, तो उनको हम बोलेंगे सिबलिंग स्पीसीज। ठीक है, कोई 2 इंडिविजुअल है और वो आपस में जो है वो जेनेटिकली तो डिसिमिलर है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या है, वो सिमिलर। तो उन इंडिविजुअल को हम आपस में सिबलिंग स्पीसीज कह के बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन क्या था कि क्या इस टाइप के इंडिविजुअल जो होते हैं, सिबलिंग स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं, क्या उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है आपस में, तो आपको बोलना है नहीं, ये रिप्रोडक्टिवली क्या होता है, आइसोलेट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता, आइसोलेशन हो रखा होता उसका, आइसोलेट होते हैं वो। क्वेश्चन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल बेस्ड आया था, तो एग्जाम्पल क्या था, एक तो था ड्रोसोफिला परसिमिलस, ड्रोसोफिला परसिमिलस, और एक ड्रोसोफिला स्यूडोप्स्कारा, ड्रोसोफिला स्यूडो ऑप्स्कारा। कि बताइए दोनों जो है, इन दोनों ही स्पीसीज, इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, इनके अंदर जो है वो जीन डिफरेंस है, जेनेटिक लेवल का डिफरेंस है, लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल तो क्या है ये बिल्कुल सेम, लेकिन जीन में क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा।
तो इस टाइप की जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है आपको। तो ये हो जाएगी सिबलिंग स्पीसीज। क्लियर। अब देखिए आगे, और स्पीसीज के अंदर ही एक छोटी सी टर्म और आती है, उसको बोलते हैं हम मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो दो टाइप से डिवाइड हो रखी है। एक जिसको बोलते हैं अपन मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक, और एक होती है पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक क्या है ये दोनों? देखिए मोनोटाइपिक का मतलब ये होता है कि इनके अंदर है ना, कोई भी स्पीसीज है तो उसके अंदर आगे डिवीजन नहीं होगा, नो फर्दर डिवीजन ऑफ स्पीसीज, तो वो चीज तो हो जाएगी मोनोटाइपिक। पॉलीटाइपिक के अंदर स्पीसीज जो है वो आगे डिवाइड होती है। अब कैसे होती है उसको समझो एग्जांपल से। सोचिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक नाम लिख रहा हूं मैं, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। मैंने लिखा फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। अब आप बताइए फेरेटिमा पोस्ट्यूमा जो है वो किसका नाम है? तो सिंपल सी बात है, अर्थवर्म का नाम होता है ये फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। और एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, होमोसेपियंस, होमो होमो सेपियंस, सेपियंस। तो आप देख रहे हो, देखो ये जीनस है, ये स्पीसीज है, और यहाँ वापस से स्पीसीज है। इस तरीके से स्पीसीज का डिवीजन हो रहा है, आगे जो है वो डिवीजन और स्पीसीज जो है वो और आगे डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो फेरेटिमा जीनस है और पोस्टिमा स्पीसीज है, पोस्टिमा आगे जाकर के और डिवीजन नहीं हो रहा उसका। तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है वो स्पीसीज आगे डिवाइड नहीं होती, वो तो है मोनोटाइपिक। और ऐसी स्पीसीज जो आगे डिवाइड हो जाती है उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक। ठीक है, जैसे कॉर्बस स्प्लेंडिस स्प्लेंडस, तो ये पॉलीटाइपिक है। लेकिन जैसे फेरेटिमा आपके पोस्टिमा हो गया है ना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया, ऑरिक्टोलैंगस आपके कैनिक्यूलस हो गया, तो ये सब क्या है, ये मोनोटाइपिक है, ये आगे स्पीसीज जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है। और ये होमोसेपियंस सेपियंस टाइप के एग्जांपल जो है इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि आगे डिवाइड हो रही है। बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। स्पीसीज के अंदर जो मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक टर्म आ जाती है कितनी बार, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि आप एग्जाम्पल से समझ सको कि मोनोटाइपिक कब बोलेंगे हम और पॉलीटाइपिक कब बोलेंगे। तो ये जो है वो आपके एक नॉर्मल सा क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर हम ये सब बात कर रहे हैं। अब देखिए एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम फाइलम। फाइलम टर्म जो है वो देने का काम किसने किया था? तो फाइलम टर्म को देने का काम क्यूवियर ने किया था। ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर फाइलम की डिस्कवरी किसने की थी? तो फाइलम की डिस्कवरी करने का काम, फाइलम की डिस्कवरी करने का काम किया था हैकल ने। ठीक है, फिर एक आता है डोमेन टर्म। ठीक है, डोमेन जो है उसको बताने का काम किसने किया था? कार्ल बूज ने। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, सारे जो है वो प्रीवियस ईयर में आ रखे क्वेश्चन है। और अगर आप टेक्सोनॉमी का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी देखोगे, आप सबसे हाईएस्ट रैंक देखोगे, तो वो भी क्या होती है, डोमेन ही होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरी कैटेगरी जो है वो लिख के बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर की तरफ आता है डोमेन, फिर डोमेन के बाद में आ जाएगा किंगडम, किंगडम के बाद में आता है आपके, अगर आप एनिमल पढ़ रहे हो तो आप फाइलम पढ़ोगे, और अगर आप प्लांट पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे डिवीजन। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि प्लांट में जो डिवीजन होता है उसको एनिमल में क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। दोनों एक ही चीज होती है। फिर फाइलम के बाद में आती है क्लास, क्लास के बाद में सब क्लास आएगी। फिर ऑर्डर में सब सब नहीं लिख रहा, ठीक है ना, आपको समझ जाना है कि हर एक के अंदर सब आता ही है। जैसे आपने किंगडम पढ़ा, फिर फाइलम पढ़ा तो सब फाइलम आएगा, क्लास पढ़ी तो सब क्लास आएगी, ऑर्डर पढ़ा है तो सब ऑर्डर आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें समझने की बात है। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली। ठीक है, और फैमिली के बाद में जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम ट्राइब।
तो यहाँ डोमेन से लेकर के और ट्राइब तक का जो मसला है, ये सारी की सारी कैटेगरी जो है इसको बोलते हैं हम मेजर कैटेगरी। किसी भी क्लासिफिकेशन की मेजर कैटेगरी, ये ध्यान रखना है। ट्राइब के बाद में जो चीज आती है उसको बोलते हैं हम स्पीसीज। अलग कलर से लिख देते हैं। ट्राइब के बाद में क्या आता है, सॉरी, ट्राइब के बाद में जो है वो जीनस आएगा, और जीनस के बाद में आती है स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज के बाद में आती है वैरायटी। वैरायटी के बाद में आता है फॉर्मा, और फॉर्मा के बाद में आता है क्लोन। ये यहां से यहां तक, मतलब जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, फॉर्मा एंड क्लोन, ये होती है माइनर कैटेगरी। तो मेजर और माइनर कैटेगरी जो है ये दोनों ही दिमाग में रखनी है। अब यहां से देखो अभी तक क्वेश्चन कौन से आ रखे हैं। एक तो मैंने बताया, देखो हाईएस्ट जो रैंक है वो कौन सी है, डोमेन। ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंदर। फिर आप बोलोगे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है टेक्सोनॉमी की वो कौन सी होती है, तो स्पीसीज होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि फैमिली और जीनस के बीच में क्या पाया जाता है, तो आपको बोलना है ट्राइब। स्पीसीज के नीचे क्या मिलता है आपको, वैरायटी। फाइलम जो कि एनिमल किंगडम में होता है, अगर मैं प्लांट किंगडम लिखूं तो मुझे फाइलम की जगह कौन सा टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे डिवीजन। तो जिनके ऊपर राउंड किया है वो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट। इन पे क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर ये भी आ रखा है कि मेजर कैटेगरी इनमें से कौन सी है। जैसे जो आपके चार ऑप्शन दे दिए, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी और किंगडम, या जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, ऑर्डर, तो उसमें मेजर कैटेगरी कौन सी होगी। ठीक है, या आपको बोल दिया कि इसमें माइनर कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, आपको जो ऑप्शन दे दिया जैसे फॉर्मा, स्पीसीज, जीनस और क्लोन। ठीक है, तो और एक लिखा हुआ है आपके ऑल ऑफ अबो, तो आपको जो है वो माइनर कैटेगरी के अंदर देखना है कि कौन से है। तो सारे के सारे ही माइनर कैटेगरी है। तो माइनर और मेजर कैटेगरी में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और इन जितने भी जो यहाँ पर डोमेन से लेकर के क्लोन तक का जो मामला है उनमें अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ये एक कंप्लीट जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद में फिर हम जो है वो टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी के बाद में फिर नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, और फिर आ जाएंगे हम क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यूस नोट्स की फॉर्म में अगर पढ़ते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको जो है वो टेक्सोनॉमी में कभी आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।